हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं प्रभाववाद। आपको पता है कि ये NIOS के पेंटिंग का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 प्रभाववाद। प्रभाववाद जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि ये प्रभाव है, यानी किसी चीज़ का प्रभाव हो रहा होगा इसमें। तो प्रभाववाद कला के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। प्रभाववाद कला जो है विशेषकर एक ऐसी आंदोलन था जिसमें प्रतिदिन को जीवन की सादगी और सरलता को प्रेरणा ली। देखिए दोस्तों, ये जो एक तरह का आंदोलन ही कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें आपको पता है जीवन की सादगी और सरलता को प्रेरणा इसमें दी गई थी। कहते हैं 1874 में इस काल समूह की पहली प्रदर्शनी के अवसर पर किसी आलोचक ने इस कथा को प्रभाववादी नाम दे दिया। प्रभाव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव उस पर पड़ना। प्रभाववाद के कलाकारों ने एक शैली अथवा आंदोलन को अपनाया जिसमें वस्तु पर प्रकाश के प्रभाव का संबंध होता था। ये कलाकार अपने कार्यस्थल स्टूडियो से बाहर आए थे तथा उन्होंने खुले उपयुक्त वातावरण में चित्रकारी आरंभ कर दी। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता है कि जो पहले समय के कलाकार थे वो घरों में बैठ के चित्रकला करते थे और उसी को बनाते थे, जो उनकी कल्पना शक्ति दी गई थी उसी पे वो बनाते थे। लेकिन इस काल के जो थे प्रभाववादी काल में क्या हुआ, चित्रकार जो थे वो घर से बाहर चले गए और बाहर जाके उन्होंने नेचर का ही चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया जो प्राकृतिक की सुंदरता को वर्णन करती थी। उनका प्रयास था कि शीघ्रता से वे उस प्रभाव का सृजन करें जो कुछ उन्होंने दृश्य संसार में देखा और महसूस किया। फिर उन्होंने क्या किया, जो संसार में उन्होंने देखा महसूस किया उनको उन्होंने एक रूप देने की कोशिश किया, उनको एक उभारने की कोशिश किया। ये कलाकार कल्पना शक्ति से स्वतंत्र पूर्वक तथा संयोजित रूप से अपनी कला में समेट लेना चाहते थे, यानी वो कल्पना में काफ़ी विश्वास रखते थे, ठीक है, और कल्पना को देख के ही आगे बनाया करते थे। प्रभाववादी कला का आगमन वर्तमान कला तथा प्राचीन कला के बीच एक बड़े विच्छेद के रूप में हुआ, यानी विच्छेद के रूप में इसको अपनाया गया। अधिकांश आंदोलनों की भांति प्रभाववाद पारंपरिक तथा शास्त्रीय मापदंडों के विरुद्ध एक विरोध था। देखिए, इसमें से साफ क्लियर कहा गया है कि प्रभाववादी पारंपरिक, जो प्रभाव पारंपरिक होती है और शास्त्रीय थी, इस पर मानवीय दंड के विरोध कर एक विरोधाभास इसमें पैदा किया गया। यानी जो पेंटर थे उन्होंने विरोधाभास करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। प्राय ऐसा जन सहयोग के आधार पर होता है, जैसे जन सहयोग यानी जनता का सहयोग होना बहुत इसमें अनिवार्य थी। कहा जाता है कि इस युग के कलाकार नदी, तालाब, बंदरगाह, नगरीय दृश्य तथा मानवीय स्वरूपों को प्रतिरूप बहुत ही आकर्षित थे। यानी जो लोग बनाया करते थे ना, वो मानवीय रूपों, तालाब, नदियाँ, बंदरगाह, नगरीय दृश्य, इन चीज़ों को काफ़ी वो महत्व देते थे। इस आंदोलन के प्रणेता कलाकारों ने क्लॉड मानो, यानी इसे कलाकार के नाम दिया गया है, एदुआर्दो मानो, अगस्ट रोनेया तथा एडगर देगा जैसे बहुत से कलाकार थे जिन्होंने इस पे काम किया और इस समय के चित्रकारी को आगे विशेष महत्व दिया। कहते प्रभाववाद के बाद के कलाकार में उस समय की कला में प्रभाववादी का विस्तार एवं उनकी कमियों का निषेध किया। जो कमियां उन्होंने देखा था उन कमियों को उन्होंने दूर किया। दोस्तों, ऐसा ही होता है, अगर कोई कलाकार अगर उसमें थोड़ा सा उसमें खामियां हो जाती है तो आने वाला जनरेशन क्या करता है, उसको और भी बेहतर तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करते हैं। यह बात अलग है कि इस युग में कलाकारों ने विविध रंगों का प्रयोग गाथा ब्रश पर प्रयोग जारी रखा। इस युग में वास्तविक जीवन से संबंधी विषयों को प्राथमिकता मिली तथापि कलाकारों ने ज्योतिषीय आकारों तथा विकृति आकारों के माध्यम से अपने आंतरिक भावों को अभिव्यक्त दी, ठीक है, यानी उन्होंने अपनी जो विचारधारा थी उनको भी उन्होंने पेश किया। देखिए दोस्तों, जो भी चित्रकला बनाई जाती है ना, जो राइटरों या कवियों के साथ होती है या उन द्रोणाचार्यों से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहती है तो उन्हीं चीज़ों को वो क्या करते हैं, अपनी कला में उभारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जॉर्ज सूरा जो थे तथा उनके अनुयायियों ने बिंदु चित्रण के प्रति अपना आकर्षण दिखाया। यानी ये जॉर्ज सूरा थे, उनके जितने भी अनुयायी थे उनको सबको सिर्फ बिंदु चित्रण के प्रति काफ़ी उनको आकर्षण दिखाई दिया, अर्थात छोटे छोटे रंगों के बिंदु को व्यवस्थित रूप से प्रयोग किए। पॉल सेजॉन जो कि चित्रकारी में परिणाम तथा आकार की अनुभूतियों की ओर रुझान दिखाया, इन्होंने परिणाम और आकार के ऊपर काफ़ी अपना रुचि दिखाने की कोशिश किया। जबकि गैंग तथा विंसेंट वैन गॉग ने रंगों का तथा ब्रश की कल्पना तथा घुमाने की अपनी भावनाओं तथा मानसिकता को सख्त अभिव्यक्त किया। तो इस तरह से जो जितने भी कलाकार थे उन्होंने अपनी विचारधाराओं को अपने चित्रों के माध्यम से जन
जन तक पहुंचाने की कोशिश किया। दोस्तों ये तो हमारा प्रभाववाद की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेहनत का कुछ तो फल मिलना ही चाहिए किसी न किसी व्यक्ति को। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको कब पढ़ाने क्या, और आपको आप जो है अगर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगा और आप देख लीजिएगा और आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी है तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए और शेयर कीजिए, जिससे उस बच्चे का भी भलाई हो सके। ठीक है दोस्तों, देखिए भला करने के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जिसमें आपको फ़ायदा दिखता है आप वही करोगे। ठीक है, इसी विश्वास के साथ कि आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है। जैसा कि चित्र आप लोगों को दोस्तों दिख रहा होगा, ये वाटर लिली का चित्र है। आप इसमें देख रहे हो कि ये नदी कैसे बनाई गई है, इसके ऊपर पुल बनाई गई है। तो हम इसी चित्र के बारे में अब विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इसको क्यों बनाया गया और किस रूप से बनाया गया और इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वाटर लिली यानी वाटर लिली जो था, इसका शीर्षक भी वाटर लिली ही रखा गया था। कलाकार जो थे क्लॉड मानो थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध कलाकारों में से माने जाते हैं। इनका जो बनाने का जो जरिया था वो तैलीय रंग था, और कहते हैं समय जो था 1899 के आसपास ये बनाई गई थी, यानी 1899 में बनाई गई थी। इनकी शैली जो थी प्रभाववाद था, इसी वजह से इनका प्रभाववाद में चला गया। संकलन जो है नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में इसको अभी भी संरक्षित करके रखा गया है। ठीक है, वहाँ के लोग जो है इनके चित्रों का लुत्फ उठाते ही रहते हैं। सवाल जो इसकी बातें में क्या कहना चाहते थे और इन्होंने क्या पेश किया था, इस जो हमारे चित्र दिए हुए उनमें कहते हैं कि सभी प्रभाववादी कलाकारों ने कॉल मानो सबसे अधिक प्रतिबंध थे तथा सहज एवं स्वाभाविक कलाकार थे, यानी स्वाभाविक रूप से वो कोई चीज़ को उभारने की कोशिश करते थे। जिसने प्रकृति के बदलते मिजाज को अपनी कलाकृतियों में उतारा है, उसका जन्म 14 नवंबर 1840 को पेरिस में हुआ। प्रकृति के विभिन्न भावों से परिचय के लिए और फिर अपनी कला में उतारने के लिए बिना थके वह लगभग सारे जीवन यात्रा ही करते रहे। इनकी खासियत यही था कि वो काफ़ी जीवन तक अपनी यात्रा में ही लगाए। उसे आकर्षक एवं मधुकारी फूलों के प्राकृतिक दृश्य को चित्रण के लिए बड़ी श्रद्धा को याद किया जाता है। इनको बहुत ही काफ़ी अच्छे से याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कलाकृति में अपना विशेष योगदान इन्होंने दिया था। जो इनके चित्र हुआ करते थे दोस्तों, इन चित्रों में भू चित्र, नावों के साथ नदियाँ, समुद्र दृश्य तथा पहाड़ी किनारे दर्शनीय माना गया है। दोस्तों एक बात तो हमेशा था कि ये क्या करते थे, घूमते थे। तो घूमने की वजह से क्या हुआ, इन पे अधिक प्रभाव जो था वो पहाड़ी क्षेत्रों, ठीक है, नदियाँ, समुद्री दृश्य, ऐसी ही चीज़ों को बनाने की कोशिश किया करते थे। उसने पानी की बाग यानी वाटर गार्डन को अंतर्गत चित्र बनाए थे, जिससे उनकी महान पहचान हुई। यानी उनकी सबसे पहचान जो थी पानी की बाग यानी वाटर गार्डन से उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई। उसके बाद उन्होंने वाटर लिलीज चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 से 19वीं शताब्दी में बनी। ठीक है, तथा इसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है, जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था। बाद में उसकी कलाकृति में जापानी पुल एक प्रमुख विषय बन गया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी जापानी पुल को ही अपने जीवन में उतार दिया। उसके लगभग सभी चित्रों में असामान्य लगभग नरदर है, लेकिन अब उसने असामान्य को चमकीले रंगों से प्रभावी रूप से असाधारण गहराई के संबंधी प्रतिबंधित किया। खिलते हुए विभिन्न प्रकार के लिली फूलों से चित्र को सौंदर्य से वृद्धि कर दिया। इन्होंने फूलों का जो इतना सुंदर समावेश किया था, जिसकी वजह से उनकी जो कलाकृति है काफ़ी प्रसिद्धि हासिल किया है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी अपनी मेहनत किया और जीवन में काफ़ी इन्होंने यात्रा भी की। यात्रा से जो भी इनको अनुभव हुआ, जो भी इनको समझ हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस पर किया। दोस्तों ये चित्र जो आपको दिख रहा होगा, ये है मेलिन दे लॉल गैलेथ का। जैसे चित्र में आपको क्लियर दिख रहा है, पेंट है जिसमें कुछ पार्टी उटी की दृश्य को दर्शाने की कोशिश किया गया है, जहाँ पर बहुत सी भीड़ लगी हुई है। दोस्तों ये भी पेंटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि ये प्रभाववादी में काफ़ी अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इसको अगस्त रेनॉल्ड ने बनाया था और ये काफ़ी फेमस भी थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानें क्या कहते हैं ये। देखिए दोस्तों, जो ये बताता है मेलिन दे लॉ गैलेथे जो थे, शीर्षक जो इसका यही नाम था, मेलिन दे गैलेथे। कलाकार अगस्त
रेनॉल्ट थे जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। मध्य जो था इनका कैनवास पर तेलीय रंग से इन्होंने प्रयोग किया था और समय अवधि जो बताई गई है 1876 यानी 1876 में बनाई गई है। 1876 में इन्होंने अपना किया। इनका शैली जो था वह प्रभाववादी था, इसलिए प्रभाववादी की वजह से इनको इसमें काफ़ी जो है काफ़ी लोकप्रिय मिला काफ़ी हद तक, और इन्होंने काफ़ी अच्छा कोशिश भी किया इन्होंने। संकलन जो है पेरिस स्थित मारी डे इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। सामान्य विवरण जो क्या कहता है, अगस्त रेनॉन जो थे वो 1841 से 1919 एक फ्रांसीसी कलाकार थे, कहा जाता है फ्रांस के रहने वाले थे। 1876 में उसने मेलोन दे ला गैथल का चित्रण किया। उस चित्र में युवा लोगों को ज़िंदगी का आनंद लेते हुए दिखाया, जैसे मैं भी बता रहा था कि पार्टी का चित्र दिखाया गया था अभी, जहाँ पर युवा लोग जो थे अपने जीवन को आनंदित करने की कोशिश करते हैं। वो लोग पिकनिक मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं तथा पार्टी कर रहे हैं। जैसे नृत्य उत्य करते हुए जैसे पार्टी के दृश्य को यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सहजता के साथ दर्शाने की कोशिश किया। रेनॉन की कृतियों में कोमलता, भावात्मकता और लुभानी छवि को चित्रण किया, यानी काफ़ी इन्होंने आकर्षण करने की कोशिश भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया और इनका प्रयास जो था सफल भी हुई। उसने अपनी कृति की संरचना करते समय फारसी समाज की गतिविधियों, वातावरण, समाज के प्रतिबिंब का स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत किया। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूँ आपको कि जो भी कलाकार थे ना, उनका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है जहाँ पर वो रहते हैं ना, उन चीज़ों का प्रभाव उनको काफ़ी पड़ता है। ठीक है, तो पता है कुछ बच्चे मुझे ये भी अब कर रहे हैं कि समझ नहीं आया। समझ दोस्तों तब आती है जब आप पूरे वीडियो देखते हो। आप क्या करो, थोड़ा सा देखते हो, बोर होकर छोड़ देते हो। नहीं, पढ़ाई को मैंने कई बार कहा है कि पढ़ाई को आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको बार बार समझने की कोशिश करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप कभी भी इस वीडियो को अधूरा ना देखिए। देखना है तो कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरा समझ में आए, और नहीं देखना है तो देखिए ही मत, क्योंकि थोड़ा सा देखिएगा कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो बाद में हमें कहिएगा, कहते हैं ना गुरु की हमेशा याद रखिएगा, पूरी बात जब तक सुनिएगा नहीं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कोई बंदा क्या होता है पहले ही कल्पना कर देता है कि आगे क्या है। दोस्तों आगे ही तो सब कुछ मिलता है। जब कोई चैप्टर खत्म होती है तब ना टीचर समझाता है कि आखिर हमने क्या पढ़ा और हमें क्या समझना चाहिए। तो ये बात होती है। तो मैं आपको सिर्फ इसको सारांश बता रहा होता हूँ इसमें, लेकिन बाद में जो होता है निष्कर्षण होती है कि आखिर इसमें आप क्या लिख सकते हो। अगर निष्कर्ष आपको समझ आ जाती है ना तो आप इस चैप्टर को ईजिली आप वहाँ एग्जाम में लिख सकते हो। इसलिए ध्यान से समझो, सोचने की कोशिश करो और पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नहीं देखने का है तो मत देखिए, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये बात तो आपको भी पता है कि अधूरी जानकारी हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए, वो हमारे जीवन के साथ साथ घातक भी सिद्ध हो सकता है। इन्होंने खास तौर पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैगनी, सफ़ेद तथा नीले रंगों की छाया का ऐसा समाज प्रस्तुत किया जिससे मॉडल की आकृतियां परिचित वस्तुओं से सजी लगती है। उनके चित्रों में रंगों की ताजगी तथा प्रसन्नता से जीवन की झिलमिलाहट का असहस होती है। यानी इन्होंने काफ़ी भी झिलझिलाहट यानी काफ़ी उन्होंने कुछ करने की कोशिश किया। उनके कला चित्रों में कोमलता, समय तथा संतुलन का सामंजस्य होता था। रेनाल्डो अपने चित्रों में सामूहिक रूप चित्र तथा महिलाओं के मॉडल के गहन अध्ययन दिखलाना चाहते थे। वो चित्रों के माध्यम से जीवन के आनंद को, अनुभव की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते थे। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी कहा जाए तो मस्त मौला किस्म के पेंटर थे। ये चाहते थे कि जो हमारे जीवन में जो सब होती है कठिनाई, या चाहे हमारे जीवन में जो आनंदित वाली चीज़ें होती है उनको पेश करने के लिए बहुत कोशिश करते थे और बताना चाहते थे कि जीवन जो है एक तरह से संघर्ष है और एक तरह जीवन को हम आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और आनंद पूर्वक जीवन तभी होता है जब आप कामयाबी आपको कदम चूमती है। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। दोस्तों देख ही रहे होगे चित्र में डांस क्लास, जैसे नाम से ही पता है, आपको लग रहा होगा क्लियर कि ये चित्र जो है एक डांस क्लास के बारे में बताई गई है, जहाँ पर कई जो है सुंदरियां डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई गई है। तो इसमें भी एक गुण रहस्य छुपा हुआ है कि आखिर जो पेंटर है इसको बनाने की कोशिश क्यों किया और इसमें क्या खासियत थी इस पेंट का। चलिए देखते हैं इसमें खासियत क्या थी। ये जो डांस क्लास थी, इसको नाम शीर्षक भी इसका जो है डांस क्लास ही रखी गई है। कलाकार जो है एडगर डेगा हैं, काफ़ी प्रचलित कलाकार हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है इनका। माध्यम जो है कैनवास पर तेलीय रंग से इन्होंने बनाया था। समय अवधि जो थी 1873 से 1876 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, इनकी शैली जो थे प्रभाववादी ही था, जिसकी वजह से इनको प्रभाववादी में लिया गया है। संकलन जो है म्यूजियम ऑफ आर्ट एटोर्डो एम्बियंस यूएसए में काफ़ी संग्रहित, आज भी वहाँ संग्रहित। इनके चित्रों में सामान्यतः देखने को मिलता है कि पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार एडगर डेगा ने नृत्य कक्षा नामक चित्र को 1834 में बनाया था। अन्य प्रभावित कलाकारों को विपरीत डेगा जो एडगर डेगा थे
ने प्राकृतिक को अपनी कृतियों के लिए प्रेरणा नहीं ली, यानी ये प्राकृतिक पे नहीं बनाया करते थे। उनकी उसकी जो थी उसकी मुख्य रुचि मानवीय उपस्थिति में थी, यानी मानव में उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। उनके मुख्य उपलब्धियों में उसके वे चित्र हैं जिनमें बैले नृत्य, नाटकों की नृत्य अंगनाएं, झलकदार घांगड़े में नृत्य करने के लिए तैयार करती दिखाई देती है, या घूमने वाले स्टोर्स के चारों ओर घूमती दिखाई देती है। मुख्य केंद्र के बिना उन्होंने हटकर डेगा की आकृति में बड़ी सहज की छाप दिखाई देती है इनकी। उसके यह प्रयास जिंदगी की पूरी दृश्य प्रस्तुत करता है। कुछ चित्रों में उन्होंने सूर्य प्रकाश के बदलते रंगमंच के अप्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग किया, जो कि कहते हैं आर्टिफिशियल थी, ठीक है। उसके अत्यंत प्रिय मध्यम पोस्टल रंग उन्होंने बहुत प्रयोग किया है, उन्होंने पोस्टल रंगों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कई बार उन्होंने एक ही चित्र में विभिन्न माध्यम प्रस्तुत किए हैं। कहीं कहीं वे पेस्टल रंगों के एक परत और चढ़ा देते था, जिससे विविध परतों के बीच की पारदर्शिता स्पष्ट रूप से दिखाई दी जा सकती थी। डेगा ने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकला को अपनी लयमित गति की अभिव्यक्ता का माध्यम बनाया, जिससे नृत्यांगनाओं की लयात्मक गति को दिखाया जा सकता है। यानी जितने भी जो नृत्यन थी उन्होंने काफ़ी अच्छा जो था समावेश, जहाँ पर वो सस्ती थी उनको चित्रों को ध्यान दिया। इसमें दोस्तों यही बात बताया गया है कि ये प्राकृतिक चित्रों पे कोई भी इंटरेस्ट इन्होंने नहीं दिखाया था, इन्होंने सिर्फ दिखाया था मानवीय आकर्षणों पे, मानवीय चित्रों पे। अगला जो हमारा पेंटिंग है आप लोग देख ही रहे होंगे, लिस्टल लाइफ विद ऑनियंस, यानी यहाँ पर आप देखोगे कुछ फल फ्रूट दिए गए हैं, कुछ खाने फल फ्रूट के वस्तुएं रखे गए हैं, कुछ जो है मदरा का जो बोतल भी वो भी रखा गया है। तो राइटर जो थे इस समय के प्रभाववादी थे और उन्होंने काफ़ी अपने जो विचार थे इन्हीं रूपों में प्रकट करने की कोशिश किया। चलिए देखते हैं कि इन्होंने कलाकार ने इसमें इस चित्र के माध्यम से उन्होंने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किया है। इनमें जो है स्टिल लाइफ विद ऑनियंस में स्टिल लाइफ ऑफ द ऑनियंस, इसमें राइटर ने इतना ही कहने की कोशिश किया है, जो इसकी शीर्षक है स्टिल नाइट विद ऑनियंस नाम ही दिया गया है इसमें। कलाकार जो है पॉल सेजा हैं। सेजा भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध कलाकारों में से ही माने जाते हैं। माध्यम जो है कैनवास पर तेलिए रंग का इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। और ये समय अवधि जो था 1895 से 19वीं शताब्दी में बनाई गई थी। शैली जो थी उनके उत्तर प्रभाववादी थी। इनकी जो शैली थी, शैली जो कहा जाता है उत्तरी प्रभाववादी में से काफ़ी प्रचलित है। इनका संकलन जो है मासी द आर्ट एंड पेरिस में इसको रखा गया है। सामान्य पॉल सेज जो थे 1839 से 1906 उत्तर प्रभाववादी युग का कलाकार था, जिन्होंने अपनी अभिव्यक्तियों के लिए नए साधनों की खोज की थी। उनके चित्रों में प्राकृतिक आकारों का सरलता एवं सहजता दिखाई देती है। उसके अनुसार प्राकृतिक में प्रत्येक वस्तु को ज्योतिषीय आकार के ठोस आकार जैसे शंकु, सिलेंडर तथा धन के रूप में बदले जा सकते हैं। वह सभी पहचाने जाने वाले एवं व्यवस्था कलाकारों की सृजनात्मक ढांचों में बदल देना चाहते थे, ठीक है। उसे अमृत चित्रकला को प्रभावित करने वाले कलाकारों के रूप में जाना जाता है। कहते इसी काल में धनवाद काल का भी काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि इनका जो था मेनली शंकु, सिलेंडर, धन आकार में इन्होंने काफ़ी बदलाव करने की कोशिश किया था, ठीक है। आरंभ हुआ, इसी उसे धनवाद का जनक भी कहा गया। देखिए दोस्तों, इनको जो है धनवाद काल का जनक भी कहा गया है, चाहे उसके चित्रों में जड़े पदार्थों का चित्रण हो या प्राकृतिक का हो, रूप चित्र में हो, साधारण परिचय लोगों के चित्र हों, हर एक चित्र में उनका चुने हुए विषयों में गहन अध्ययन का प्रमाण मिलता है। यानी इसे ये पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी इन चीज़ों में काफ़ी गहन अध्ययन किया है, ठीक है। उसके चित्र स्टिल लाइफ विद ऑनियंस में एक जैसे रंगों के विभिन्न रंग सामंजस्य से किसी वस्तु में प्रकाश और छाया को नया अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्र किया। इन्होंने रंगों के आंतरिक संबंधों को दर्शाने के लिए उन्होंने साधारण रंगीन स्पर्श का प्रयोग किया। उसकी कलाकृतियों में सही, सीधे और ध्रुवीकरण तथा समतल सतह पर त्रिविमीय आकारों का सुंदर विन्यास देखने को मिलता है। लाल और पीले रंगों के प्रकाश में कंपन पैदा की गई है। इसी प्रकार नीले तथा सफ़ेद रंगों को कपड़ों की पर्याप्त संख्या से हवा तथा अंतरिक्ष का अभाव कराया गया है। सेजा के हमेशा वर्तमान कला का जनक माना जाता है, क्योंकि इनकी कला 19वीं शताब्दी के अंत को प्रभावशाली कला तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक आधुनिक काल को धनवाद कला के रूप में काम किया गया है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी जो है
कहते हैं काफ़ी छायावादी का भी प्रयोग उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के किया है इन्होंने। और इनकी जो कल्पना शक्ति थी वो भी काफ़ी विचित्र थी, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी इनको प्रसिद्धि मिली। इन्होंने कहा जाता है कि उन्हें धन्यवाद कला का जनक भी कहा गया है, इसलिए इनकी और भी विशेषता इनको बढ़ा दिया जाता है। अगला जो हमारा है दोस्तों स्टोरी द नाइट है। ये चित्र आपको देख के भी लग रहा होगा कि ये चित्र जो है काफ़ी अपने में बहुत कुछ समेट रखा है। अगर आप इसको देखिएगा तो ये साधारण चित्र दिख रहा होगा, बट इसको गहन अगर आप अपनी दृष्टि को चक्षु से देखोगे तो इसमें बहुत से गुण रहस्य छिपे हुए हैं। जैसे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे शहर जैसे मकान बने हुए हैं, एक बादल से छाई हुई है। तो कहते हैं ना, चित्रों को जो है आपको सहजता और उसकी भावुकता को देखना बहुत ही ज़रूरी है कि जो कलाकार है उसमें उन्होंने किस बात के ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है। स्टोरी द नाइट जो है, ये जो है शीर्षक जो है स्टोरी द नाइट बनाई गई। कलाकार जो है बिजनेस वैन गॉग है और माध्यम जो है तैलीय रंग इन्होंने प्रयोग किया है। समय अवधि जो है 1819, ठीक है, काफ़ी समय अवधि है। शैली जो है उत्तर उन्होंने प्रभाववादी का इन्होंने प्रयोग किया है और संकलन जो है नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में उपस्थित है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आया था कि उत्तर प्रभाववादी में किस कलाकार ने अपना चित्र बनाया था और किस चीज़ का बनाया था, तो उसमें क्वेश्चन एक बन जाता है जो काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ठीक है, इसमें जो बताया गया सामान्यतः विंसेंट वैन गॉग एक डच कलाकार थे, यानी डच के रहने वाले थे। यद्यपि उसके जीवन में परेशानियाँ, गरीबी तथा उत्साहीनता के अधिक थी। दोस्तों ये देखिए, मैंने कहा था ना कि कोई भी चित्र जो होता है ना, उनके जो पेंटर होते हैं उनकी जीवन की स्थितियों को भी दर्शा देते हैं। कभी कभी वो अपने जो जीवन में व्यतीत होता है उन घटनाओं को भी वो क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह एक अच्छा तथा समर्पित चित्रकार थे। उसके तमाम चित्रों के आकार को वर्णन का सही नहीं बल्कि रंगों के बहुत महत्व दिया गया है। वह प्राकृतिक दृश्य को केवल रंगों के माध्यम से ही चित्रित किया करते थे, न कि प्रकाश एवं छाया के द्वारा। देखिए, सभी कलाकारों की अपनी अपनी विशेषता होती है। उसके चित्र स्टोरी द नाइट में सारी प्रकाश तारे से भरा हुआ है। उनके चित्रों में सभी रंगों को समन्वय का अच्छा मिश्रण मिला है। पेंटिंग में बखलाते हुए बादल, झिलमिलाते सितारे तथा चमकता हुआ चंद्रमा चित्रित है। पश्चिमी पहाड़ी के नीचे एक छोटा कस्बा है जिसमें गिरजाघर है भी है, छोटे छोटे इमारतें भी हैं। चित्र के बाईं ओर आकाशपान पेड़ भी दिखाई गई है। मैंने आपको कहा भी था कि ये एक दृश्य है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा तो इसमें बहुत ही रहस्य गुणों का पता लगेगा। तो कोई भी चित्र जो दोस्तों होता है, कोई भी पेंटर होते हैं, वो अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करते हैं और इसी भावनाओं की वजह से वो काफ़ी प्रसिद्ध भी होते हैं। क्योंकि जो जीवन में व्यतीत होता है वही वो क्या करते हैं, कोई राइटर हो तो लिखता है, कोई पेंटर होता है तो उसको व्यक्त करने की कोशिश करता है। और इसमें जो बताया गया था, उन्होंने कहा रात्रि में आसमान के तारों में अपने ही प्रकाश क्षेत्र में घिरे दिखाई दे रहे हैं। चित्र में जो दर्शक की दृष्टि आकाश में तारों की इन नक्शरी को देखते हुए झूमती रहती है। उनके स्टोरी नाइट में नीले तथा सफ़ेद रंगों की गहरी पट्टी द्वारा ऐसा चित्र किया गया है कि आकाश गंगा के तारे संभर में घूमते प्रतीत होते हैं। इस चित्र के अध्ययन करने पर कलाकार को आंतरिक द्वंद्व तथा निद्वंद्वहीन रात्रि का भास होता है। वैन गॉग में सरलता और संवेदनशीलता के दृश्य को अव्यक्त करने की दृष्टि थी। वैन गॉग की प्रसिद्ध चित्र बनाने में उनकी अन्य कृति जैसे सूर्यमुखी फूल, पोस्टर विल्ड फील्ड्स तथा साइफोसिस ने बड़ा योगदान दिया। उनके अपने चित्र तथा निजी सोने के कमरों के चित्र का भी उनकी चित्रकला में बड़ा ही योगदान दिया। तो उन्होंने चित्र पर जो है काफ़ी इन्होंने ध्यान दिया। गरीब परिवार में होने के बावजूद भी इन्होंने अपने चित्रों को कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया कि असाधारण से भी परे थी। इनके चित्र में काफ़ी गुण रहस्यों को ही इन्होंने उजागर करने की कोशिश किया। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा है प्रभाववादी में, इसमें एक ही बात मुझे समझ में आया है कि इसमें जो चित्रकार थे वो काफ़ी सहज और सरल थे। इनकी चित्रकला में जो क्योंकि 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में बनाई गई थी तो इसमें विशेष महत्व रखा है। कई चित्रकारों ने जो है प्राकृतिक रहस्य का भी उन्होंने प्रयोग किया, तो किसी ने प्राकृतिक को छुआ तक भी नहीं। किसी ने इनके प्रकाश का भी प्रयोग किया, तो किसी ने प्रकाश का बिल्कुल प्रयोग किया ही नहीं। उनकी हालत ख़राब होने के बावजूद भी कई कलाकारों ने अपने जीवन का जो प्रभाव था उन्होंने इनमें इस चित्रों में दिखाने की कोशिश किया। तो यही कहता है इसमें कि प्रभाववादी कला के ऐसे आंदोलन की ओर संकेत करता है जो कलाकार की भावना तथा कल्पना के व्यक्त कर सकने की क्षमता थी। देखिए, मैंने वही बात बताया था कि ऐसी बात बताने की कोशिश भी किया गया है। प्रभाववादी विचारधाराओं के कलाकारों ने खुले आसमान के नीचे चित्रकारी करने की शुरू कर दी। ठीक है,
जिन्होंने अंदरूनी करना बंद कर दिया और खुले आसमान में करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन्होंने जो देखा या महसूस किया उसकी अभिव्यक्ति कर सके। इस आंदोलन के मुख्य कलाकारों में मानो रेनाल्ड डेगा गिने जाते हैं। उत्तरी प्रभावशाली कला में प्रभाववादी धारा की सीमाएं से मुक्त का आंदोलन था। कलाकारों ने अपनी आंतरिक भावना, ज्ञान और समझ की गहराई तथा रंगों का जोशीले बहुत प्रयोग किया। इस आंदोलन को आगामी कलाकारों ने शूरा, गेगाज, सेरजा और वॉन गर्ग का उल्लेखनीय योगदान है। तो प्रभाववादी जो थी, एक प्रभाववादी थी, एक उत्तरी प्रभाववादी थी। तो उत्तरी प्रभाववादी में सारे कलाकार आते हैं, ये आपको ध्यान देना है, और प्रभाववादी में ये कलाकारों के नाम आता है। तो ये जो है आप लोगों की सारांश के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल के बारे में बताइए जिससे उनको भी फायदा मिल सके। इसी आशा के साथ कि आप कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।